हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज कैपिटल बजटिंग। लेकिन कैपिटल बजटिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी बताया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट जब हम कर रहे थे, समझना इसको अच्छे से, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि इंट्रो या इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर मैंने आपको डिसीजंस बताए थे जो फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है ना, वो कुछ डिसीजंस लेता है। तो वो डिसीजन कौन कौन से लेता है, वहां से ही हमारा कैपिटल बजटिंग हमको समझ में आएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो 3 तरह के डिसीजंस लेता है ताकि जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो ऑब्जेक्टिव तो एफएम का यही रहता है। तो उसमें फर्स्ट डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड डिसीजन इसको लेना होता है फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंस डिसीजन। और थर्ड नंबर डिविडेंड डिसीजन। आपको आई होप अच्छे से याद भी आया होगा। हाँ सर, आपने ये बताए तो थे, जो मॉडर्न अप्रोच कर रहे थे ना, उसके बाद में बताए थे मैंने। लेक्चर अभी भी अवेलेबल है, अगर याद नहीं आ रहा तो देख लो जाके। ओके, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उसमें 2 तरह के डिसीजन हमने देखे थे, जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस मैनेजर लेता है। एक तो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड लॉन्ग टर्म डिसीजंस, और एक तो शॉर्ट टर्म। याद आया कुछ? जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए हम कैपिटल बजटिंग का हेल्प लेते हैं, सहारा लेते हैं, और उस कैपिटल बजटिंग की मदद से हम बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने हैं तो उसको हम बोलते हैं फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी अपने आप में एक चैप्टर है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर करेंगे तब मैं वापस आपको ये याद दिलाऊंगा। बट अभी तो हम कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं। तो चलिए सर, हमको समझ में आया कि कैपिटल बजटिंग में कुछ डिसीजन लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और इन्वेस्टमेंट भी कैसे सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट, और किसी भी बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं? किसी बिजनेस के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो होते हैं कोई बिल्डिंग परचेज करना, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यानी कि एक बिजनेस जो होता है, कोई कंपनी जो होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन में फिर सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, कंपनी में ओनली कंपनी का ले रहा हूं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेता है बिल्डिंग परचेज करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को परचेज करने के लिए। तो वो जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेता है इन चीजों को परचेज करने के लिए, तब उसे ध्यान रखना होता है कि ये जो डिसीजंस हैं कि ये वाली बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं हमारे बिजनेस के लिए, क्या कि ये बिजनेस में हम यूज कर सकें। इनको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर, है ना। फिक्स एसेट्स जो होती है वो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए परचेज की जाती है कि अगर बिल्डिंग खरीदेंगे तो वो बिल्डिंग का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा, और बिल्डिंग नहीं खरीदेंगे तो रेंट पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बैंकें अधिकतर जो है वो परचेज नहीं करती है क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपनी खुद की लैंड और बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं। ओके, और प्लांट एंड मशीनरी में आपका प्लांट या मशीन आ गया जिसके जरिए आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होते हैं, हाँ, इनमें पता है क्या होता है? एक तो सबसे बड़ा ये लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब लंबे टाइम तक ये इन्वेस्टमेंट से हमको बेनिफिट होगा। बिल्डिंग में हम लंबे टाइम तक अपना बिजनेस ऑपरेट कर पाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी
से हम लंबे टाइम तक मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। जो प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट हमने किया उसका लॉन्ग टर्म में हमको रिटर्न मिलता रहेगा, यानी कि फ्यूचर में हमें इसका बेनिफिट मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म में। बट यानी कि जो इसका रिटर्न मिलेगा वो तो लॉन्ग टर्म में मिलेगा, रिटर्न लॉन्ग टर्म में इसका मिलता रहेगा हमको, ठीक है। बट ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये जो खर्चे होते हैं, ये ह्यूज फंड इसमें लगता है, ह्यूज कैपिटल इसमें लगती है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप बताऊं, अभी तो लेटेस्ट न्यूज आई है कि जो VI है, वोडाफोन और आइडिया, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट अभी ये ले रहे हैं, ऐसा मार्केट में मैंने न्यूज़ पढ़ा। वो इन्वेस्टमेंट ले लिया या नहीं ले लिया, लिखा हुआ था, ऐसा आया था कि एग्रीमेंट हो गया है। उसमें ये कंपनी जो VI कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट ले रही है कि जो हमारा 4G या 5G है नेटवर्क, वो हम फैलाएंगे इंडिया के अंदर, और इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो इन्होंने नोकिया और एक कंपनी और आई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उनके साथ में मिलकर इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है कि वो क्या करेंगे, नेटवर्क्स लगाएंगे, यानी कि 5G और 4G जो है वो दूर दूर और इलाकों तक पहुंचाएंगे, जैसा जियो और एयरटेल कर रहे हैं उसी तरीके से। तो उसमें 30 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आई होप मुझे अमाउंट इतना ही याद आ रहा है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसमें ह्यूज फंड करोड़ों रुपए लगते हैं, और फिर इसका रिटर्न धीरे धीरे फ्यूचर में मिलेगा। अब ये जो पैसे खर्च करेंगे, टावर वगैरह लगाएंगे, इसमें 2 से 3 साल लगेंगे, उसके बाद इनका आने वाले 10-15 साल तक रिटर्न मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर, ये खर्चे के ऊपर कमाई होगी। तो इसमें ह्यूज कैपिटल लगता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूज फंड के साथ साथ में ये इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इररिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इररिवर्सिबल, यानी कि इनको रिवाइज नहीं किया जा सकता, रिवर्सेबल, इररिवर्सिबल। क्या आप स्पेलिंग देख लेना अगर मिस्टेक हो तो। इररिवर्सिबल हो सकते हैं, मतलब इसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपने टावर लगा दिए कि भैया अब तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, आपने प्लांट लगा दिया, मशीनरी लगा दी, बिल्डिंग खरीद ली, अब बोल रहे नहीं नहीं इसको रिवाइज कर दो, ये गलत डिसीजन हो गया। ऐसा नहीं हो, बिल्डिंग परचेज कर ली है ना, तो बहुत पैसा लग चुका है, प्लांट और मशीनरी खरीद लिया है तो बहुत पैसा लग चुका है। अब अगर उसको बेच भी देंगे ना तो बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो जाएगी ना चीज, समझ में आया? तो वो लॉन्ग टर्म में आपको फिर उतना पैसा कमा के देगी जितना आपने लगाया है उससे ज्यादा देगी। वो हम कैसे पता करेंगे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं, आसान थोड़ी होते हैं यार। क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं? बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। जब भी हम कुछ भी बड़ा डिसीजन लेते हैं, कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं, प्लांट मशीनरी प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास कि ये वाला मशीन खरीदे, ये वाला खरीदे, ये वाला खरीदे। जैसे आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है आज के टाइम में। तो टाटा खरीदे, मारुति के पास जाए, या फिर महिंद्रा के पास जाए, या फिर किया के पास जाए, है ना, फिर फोर्ड, वॉक्सवैगन वगैरह बहुत सारे। अब तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है। अब उसमें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से, आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा है? सर हमको तो गाड़ी खरीद के बिजनेस करना है, मतलब हम उसको रेंट पे लगाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, ड्राइवर रखेंगे या खुद ड्राइविंग करेंगे, इस पर्पज से ले रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि जिसमें एवरेज जो सबसे बढ़िया दे और सेफ्टी भी हो उसके अंदर, दोनों का कॉम्बिनेशन देखना। आपको फिर बहुत ज्यादा लग्जरियस गाड़ी की जरूरत नहीं, आपको एक टैक्सी टाइप गाड़ी चाहिए, ओके, ताकि वो आपको ज्यादा रिटर्न दे पाएगी। लेकिन अगर आप किसी और पर्पज के लिए रख रहे हैं कि हम इसको एक ऐसी ऑफिस में किराए पे लगाएंगे जहां पर जो रिच लोग हैं उनकी सवारी के लिए, होते हैं ना कुछ अच्छी लग्जरियस गाड़ियां होती है जिनको जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो कहीं किसी घूमने पर्पज से आते हैं तो वो उस गाड़ियों का यूज करते हैं। तो आपका क्या कस्टमर बेस है, क्या आपका बिजनेस है, कौन सा आपका मार्केट है, कौन सा आपका एरिया जहां पर यूज लेने वाले, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे का वैसा कोई भी प्लांट लेते हैं, मशीन लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। अब हमको हमारे हिसाब से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना होता है। अब वो बेस्ट अल्टरनेटिव हम कैसे चूज करें, क्योंकि रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलेगा एक तो, अभी नहीं मिलेगा,
बहुत पैसा लगता है, ह्यूज फंड लगता है, रिवाइज नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स डिसीजन को लेने में जो मदद करता है वो करता है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से हम इस डिसीजन को ले सकते हैं। सर कैपिटल बजटिंग कैसे मदद करता है? कैपिटल बजटिंग के अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में दो चीजें बताई थी, आप वैल्यू कॉन्सेप्ट की, टाइम वैल्यू कॉन्सेप्ट की, या मनी वैल्यू, मनी जो है वो टाइम वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट कराया था। उसके अंदर मैंने बताया था एक डिस्काउंटिंग या डिस्काउंटेड वैल्यू कॉन्सेप्ट, और एक मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। याद है आपको प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट? प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ कैपिटल बजटिंग में यूज आएगा, जिसमें हम क्या करते थे कि कितने इनफ्लो आने वाले हैं हमारे पास में, यानी कि फ्यूचर में जो रिटर्न आने वाला है, फ्यूचर में कितने कितने रुपए मिलने वाले हैं, उसको हम एक इंटरेस्ट रेट लेते थे, उसका पीवी निकालते थे, और उस पीवी वैल्यू से हम जो है मल्टीप्लाई करते थे। जैसे ये 10 का पीवी वैल्यू है, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास पीवी आती थी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाती थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट वैल्यू आ गई जो फ्यूचर में हमें मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, 5 साल जो हमें रिटर्न मिलेगा, उस 5 साल के रिटर्न को पीवी से यानी कि आज की प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 साल में जो पैसा मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। फिर हम उस टोटल कर देते थे पीवी की, मान लेते हैं टोटल पीवी आ गया हमारा जो है वो 5 लाख रुपए, ये पीवी आ गया, यानी कि फ्यूचर में जो हमें कमाई होगी उसकी आज की वैल्यू, फ्यूचर में तो अगर देखोगे तो ज्यादा होगा, लेकिन उसकी आज की वैल्यू कम होगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने समझा था। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो फ्यूचर में हमें कैश इनफ्लो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, कि आपने अभी इन्वेस्ट कितना किया, कि सर हमने अभी इन्वेस्ट जो है मशीन वगैरह में 3 लाख रुपए का किया, तो आपका इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो है 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब आपको 2 लाख रुपए की कमाई होगी नेट। ये आ गया एनपीवी, इसको बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस एनपीवी के बेसिस पर हम कैपिटल बजटिंग के अंदर इस कॉन्सेप्ट के, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं बहुत सारे। अगर ये एनपीवी माइनस में आ जाए तो फिर इसको हम रिजेक्ट करेंगे कि ये प्रपोजल सही नहीं है। ये सब होने से पहले होता है ना, ये सब हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने फंड लगा दिया, अगर डिसीजन ले लिया तो फिर वो इररिसीवेबल है। ये पहले से प्लानिंग होती है, पहले से ही पता लगा देते हैं रिटर्न कितना मिलेगा, एस्टिमेटेड होता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड कितना फंड लगेगा, इररिसीवेबल तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना है, तो हम क्या करते हैं ये सब कैलकुलेशन करते हैं, एनपीवी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और एक अल्टरनेटिव से ज्यादा है तो सारे अल्टरनेटिव का एनपीवी निकाल देंगे, फिर उसमें सबसे ज्यादा एनपीवी जिससे हमको मिलेगा हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। कैपिटल बजटिंग हमारा इस तरीके से मदद करता है। अब कैपिटल बजटिंग के जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम ये न्यूमेरिकली जो है 1-2 क्वेश्चन सीखेंगे, समझेंगे, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट और होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की वजह से जो टैक्स सेविंग होती है उसका कैसे इसमें यूज आता है वो भी हम करेंगे। तो आई होप, मुझे आज चैप्टर स्टार्ट करना था तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब शेयर करोगे तो सब्सक्राइबर अपने आप ही बढ़ेंगे और इस चैनल को हम एक अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।